नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे खड़ा होकर इतना बोलने का मौका देने के लिए। आपका नाम क्या है? फिर से मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा, आप खुद ही देख लो ना सर, मेरा नाम मेरे माथे पे लिखा है। अरे वाह, सही है। फिर Why are you here? यहाँ क्या कर रहे हो आप क्या गाने वाले हैं? मैं आज भी यहाँ कुछ गाने नहीं, कुछ ऐसा करने, कुछ ऐसा बोलने आया हूँ जिसको मैं वास्तव में बोलना नहीं चाहता था। और ये वीडियो मैं सिर्फ नेपालियों के लिए नहीं बना रहा। अगर ऐसा होता तो मैं आपके भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बना रहा हूँ जो इस भाषा को समझ सकता हो, स्पेशली आप भारतीयों के लिए। इस मंच का पर्पस, इस मंच का मकसद यही है। गुड लक। आप लोगों ने इस वीडियो को देख ही लिया होगा, सो इस वीडियो के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने वाले और इस तरह का जो वीडियो बनाते हैं उनके बारे में कुछ बोलूँगा। क्योंकि ये लोग कोई राह चलते छोटे मोटे सड़क छाप यूट्यूबर नहीं है, आपके देश के नेशनल मीडिया के एम्प्लॉयर है। इनमें से प्रत्येक कंपनियों को 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। सो ये लोग जो बकते हैं ना, उसके बाद शायद इन लोगों को कुछ फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन 3 करोड़ लोगों को फ़र्क पड़ता है, मायने रखता है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है इन लोगों से कि ये लोग क्या इसी इंतजार में रहते हैं कि कब नेपाल में भूकंप आ जाए, कब नेपाल में नाकेबंदी लग जाए, कब नेपाल में बाढ़ी आ जाए। और जब कभी ऐसा होता है उस सिचुएशन में हम लोग आशा करते हैं एक विकसित देश के पड़ोसी होने के नाते कि कुछ हेल्प, कुछ मदद आ जाए। लेकिन आता क्या है? बेसलेस, एकदम ही वाहियात, विदाउट एनी फैक्ट एंड रिसर्च, जले पे नमक छिड़कने वाली न्यूज आता है। बहुत चिंता वाली बात लग रही है। कभी कभी मुझे अपने सरकार के ऊपर ही गुस्सा आता है कि क्यों इन जैसे चूतियों को ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाके रिपोर्टिंग करने की परमिशन दे देती है हमारी गवर्नमेंट। कभी कोई सगरमाथा पे जाके, वो भी फ्री में, विदाउट पेइंग, वहाँ जाके वहीं पे खड़ा होके बोलने लगता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदल के माउंट सिकदर फिकदर क्या क्या रख देना चाहिए। और उसका जो वो रीज़न बताता है ना, वो अपने आप में एक फ़नी है। उसका कहना है कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई नापने वालों में से एक भारतीय भी थे। यहाँ तक तो ठीक था, वो शायद उसकी वो पर्सनल ओपिनियन थी, लेकिन वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल जाता है कि माउंट एवरेस्ट पे इंडियन सरकार को अपना दावी पेश करना चाहिए। कोई इनको ये बताए कि जब वो पहली बार जन्मे होंगे ना, उस टाइम पे सबसे पहले डॉक्टर ने उसका वजन नापा होगा कि बच्चा कितना किलो का जन्मा है। सो उस डॉक्टर का नाम मिस्टर चौधरी तो नहीं था, या कोई टेलर जो उनके कपड़ों का नाप लेता हो, उस टेलर का नाम मिस्टर चौधरी था। मैं आपसे भी पूछता हूँ, किसी भी किताब में माउंट एवरेस्ट यानी सगरमाथा के साथ नेपाल के अलावा और किसी देश का नाम जोड़ा हुआ, लिखा, देखा, सुना या कहीं पढ़ा है? ऑनेस्टली गेम ही बदल दिया आपने। फिर एक और नौसिखिया रिपोर्टर, देश के 60-65 साल के प्रधानमंत्री, जिसका 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री का नाम एक चाइनीज एम्बेसडर जिसकी उम्र 40-45 साल होगी, उसके साथ जोड़ के एक वीडियो प्रेजेंट करता है जिसका टाइटल है केपी ओली की इश्कियाँ इंटरनेशनल अफेयर। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल। फिर कोई घटिया रिपोर्टर डिबेट के नाम में देश, देशवासी व देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एकदम ही तुच्छ शब्दों का प्रयोग करके मन में जो आता है वही बकता चला जाता है। और अभी ये इस इंसान को जिस जगह की वो रिपोर्टिंग कर रहा है ना, उस जगह का नाम तक नहीं मालूम, आप खुद ही देख लो। मानसून सत्र की अभी शुरुआत हुई है, 3 दिन पहले मानसून गिरा है और इतनी भयावह स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यह जो है, इसका कारण एक ही है कि नेपाल और चीन के सीमा पर सिंधुपाल के समीप एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। तो जिनपिंग की जल चाल का प्लान सिर्फ नेपाल को ही नहीं डुबोएगा, बल्कि इससे हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर भी सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। चीन से आई कोरोना महामारी से अभी बिहार पूरी तरह उबरा भी नहीं है कि यहां सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल की नदियों से आने वाले पानी ने बिहार के कई जिलों को पूरी तरह डुबो दिया है। हमारे देश में सिंधुपा जैसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इडियट। और दूसरी बात, चाइना के पास इतनी टेक्निक तो है कि वो हल्की फुल्की बारिश की बूंदों को स्टीम बना के हवा में ही उड़ा दे, लेकिन वो अभी इतना आगे भी नहीं पहुंचा है कि किसी भी देश में मूसलाधार बारिश करवा के उस देश में बाढ़ जैसी स्थिति ला सके। और अगर वो ऐसा करता तो माफ़ करना दोस्तों, सबसे पहले वो इंडिया को ही टारगेट करता, नेपाल को नहीं। सो ये प्राकृतिक विनाश में भी चाइना का ही नाम उछाल के ये जो घटिया टीआरपी का स्टंट है ना, उसको बंद करो, यही कहने आया हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे, और सच में ऐसा होता है, मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों के जरिए इन लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। आप लोग इनको बताओ कि
कि जाओ भाई जाके नेपाल के न्यूज़ रिपोर्टरों को देखो, पत्रकारिता क्या होती है, उन लोगों से एक बार सीखो। कंटेंट की कमी कितनी भी क्यों ना हो, वो लोग ऐसी फेक रिपोर्ट कभी नहीं बनाएंगे कि ताजमहल का नाम बदल के रानी महल रख देना चाहिए क्योंकि एक नेपाली ने भी तो उसमें काम किया है। वो लोग ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं बनाएंगे कि वो देखो आसमान में काले बादल, वो बादल नहीं धुआं है, लाशें सड़कों पे जल रही हैं, दिल्ली की सड़कें शमशान में बदल रही हैं, 3000 बता रहे हैं 30,000 मर रहे हैं। वो लोग ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाएंगे और आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। That was amazing, amazing. क्योंकि हम लोग जो है ना, आप लोगों से ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुके हैं। राजेंद्र महतो को ले लिया, सरिता गिरी को ले लिया, बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। भ्रष्टाचार, छल कपट, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। कोरोना और महंगाई, पर दूसरों के दुख से पैसे कमाना वो लोग हम कभी सीख नहीं पाए, उसकी नकल कभी कर नहीं पाए, नहीं कभी करेंगे। अनबिलीवेबल। इस टाइप के जितने भी रिपोर्टर है ना आपके देश में, मुझे माफ करना पर एवरी सिंगल बैड वर्ड्स आई कैन थिंक ऑफ देम, क्योंकि ये लोग एंटी नेशनल टेररिस्ट हैं जो अपने ही देश को अंदर ही अंदर से भी खोखला कर रहे हैं। कभी जात पात के नाम पे भाई भाइयों को लड़ाते हैं, कभी दो देशों के बीच में मतभेद कराते हैं। सही बात है। नहीं तो आज से 6 साल पहले का जो इंडिया नेपाल का रिलेशनशिप था ना, उसको देख लो और आज का कितना कुछ बदल दिया, कितना कुछ बदल गया। आज अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे ना, तो नेपाल ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति इंडियन मीडिया और करेंट गवर्नमेंट से नफरत करता है। नेपाल में इसकी शुरुआत 2015 के भूकंप से हुई थी, जहां ये लोग मदद कम ताका झांकी ज्यादा करते थे। भूकंप आया था काठमांडू और सिंधुपाल्चोक में, इनके हेलीकॉप्टर तो वहीं देखने चाहिए थे ना, लेकिन इनके हेलीकॉप्टर नेपाल चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो आसमान है वहाँ दिखाई देते थे। यार ये दिस इज चीटिंग यार। उसके बाद जख्म हल्का भरने भी नहीं लगा था, फिर नाकेबंदी जैसा घिनौना अपराध हो जाता है, लेकिन उसका इल्जाम यही लोग नेपाली मधेशियों पे लगाते हैं। कभी दूसरे की जमीन पे बुलडोजर चलाते हैं और अपना दावा करते हैं, और जब कभी ऐसा लगता है कि अब मामला थोड़ा शांत हो गया है, अब कुछ अच्छा होगा, इन जैसे लोग फिर से आ जाते हैं जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। मैं यहाँ आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन करना चाहिए? कुछ इस तरह का न्यूज़ या कुछ इस तरह की हेल्प? और दूसरी बात, इस वीडियो में यूज़ की गई कुछ शब्द किसी भी आम भारतीय के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई इसे पर्सनली लेता है तो मेरा ठेंगा, क्योंकि हम लोग समस्या में हैं, हम लोग दुखी हैं। ऐसे में कोई हमें हेल्प करता है तो उसका वेलकम है, लेकिन उस हेल्प के लिए नहीं हम लोग इंतज़ार करेंगे, ना हम लोग भीख मांगेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में यदि कोई हम लोगों का मजाक उड़ाता है तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा देश ही हमारा स्वाभिमान है। जय नेपाल। वाह क्या बात है।